घरेलू हिंसा आम बात है और रेपिस्ट मेंटेलिटी वाले लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। केन्या जैसे कंट्री में भी औरतों का हाईएस्ट शेयर है पालने में। घर में, आसपास में एक मेल जेंडर यही देखते हुए बड़ा होता है। लड़कियों का इज्जत मतलब उसका सेक्सुअलिटी है। लोग उसी को मारते हैं, उसी पे डोमिनेट करते हैं जिनको वो कमजोर समझते हैं। और अगर फिजिकल स्ट्रांग होने से लोग ताकतवर होते तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही ग्रेट खली को होना चाहिए। हैदराबाद में एक वेटनरी डॉक्टर का गैंगरेप होता है, उसे जलाकर मार दिया जाता है और इधर 2 दिन बाद ही उसका नाम पॉर्न वेबसाइट के टॉप ट्रेंड में आ जाता है। लोग उसके रेप का वीडियो देखना चाहते हैं, उस पल को एंजॉय करना चाहते हैं जिस पल में वो लड़की तड़पी होगी, रोई होगी, चीखी होगी और फिर आखिरी सांस ली होगी। आई डू नो कि फेमिनिज्म बहुत बदनाम है, that many people neither like the word nor what it stands for. And still, if somebody asks me, I'm a feminist. Why? So that I can get an opportunity to explain to you what my feminism is. Friends, my feminism is against sexism, discrimination based on sex. It is against all kinds of discrimination. It's against patriarchy. Patriarchy is a social system in which, by definition, men are considered to be superior and in which men have more control over resources, decision making, and ideology. And of course, half of humanity should not like patriarchy. So we are against patriarchy, not against men. संविधान में इक्वालिटी लिख देने से अपने आप ग्राउंड लेवल पे इक्वालिटी नहीं आ जाती। आज 21st सेंचुरी 2023 में भी लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं भारत में जिनको लगता है औरतों का काम सिर्फ घर संभालना और बच्चे पैदा करना है। ये जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ ये मेरी कोई अपनी ओपिनियन या मनगढ़ंत कहानी नहीं है। मैं डाटा के आधार पे कह रहा हूँ जो मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ। फोर्ब्स की माने तो 146 देश में इंडिया 127 रैंक पे है वुमेन सेफ्टी के मामले में। इस देश में घरेलू हिंसा आम बात है। सिर्फ साल 2022 में 6,900 केस डोमेस्टिक वायलेंस के रजिस्टर्ड हुए हैं। फिर दोपहर को 1 बजे 2 बजे आया तो औरत मेरे घर पे खाट पे सोई है और मेरे को खाना नहीं मिलेगा तो मैं उसके साथ क्या करूँगा, एक बात बताओ। मैं तो इतना मारा होगा अपनी जिंदगी में कि उसका दांत भी टूट चुका है। चलो उसका भी इंटरव्यू दिलाता हूँ आपको। पत्नी कुछ गुनाह करे अपने पति के साथ, टाइमिंग पे उसका कुछ इज्जत नहीं करे तो आदमी उसको मारता ही है। मैं पहले बोल रखा था कहीं जाने से पहले मैं बता के जाऊंगा, ये टोकना मेरे लिए गुनाह है। मैंने मारा है, ज्यादा मार दिया मैंने, हॉस्पिटल में एडमिट किया। उसके बाद में ये आदमी बिजी रहता है और बच्चे परेशान करते हैं तो वाइफ को ही बोलेगा ना अपने बच्चे संभालो करके। मेरी वाइफ को जब मैं एक लाफा मारता हूँ तो वो नाराज हो जाती है, तो फिर उसको पान ला के खिला देता हूँ तो नॉर्मल हो जाती है भाई। तो 15 साल में आपने कितनी बार लाफा लगाया होगा? महीने की 1-2 बार पकड़ ही लो भाई, काय को झूठ बोलूं। 15 साल में 2 बार? नहीं, महीने में, मंथली बताया भाई मैं आपको, साल ईयरली नहीं बताया। कहीं ऐसा हो गया कि अपने ने कोई बात बताया और उसके ऊपर कहीं अमल नहीं हुआ तो ऐसे इसके अंदर गुस्से में आके कभी कभी हाथ उठाने की नौबत आई और हाथ उठाया। जो चीज करने नहीं बोलता है आदमी तो वो करती है, वो टाइम पे हाथ उठाता है कोई भी आदमी। बहुत गुस्सा था तो मैं 1-2 थप्पड़ दे देता हूँ। मुझे बताइए कि ये सोच, ये मानसिकता कहाँ से आती है? इसको हम लोग अपनी जबान में कहते हैं पितृसत्तात्मक सोच है। आप किस पर हाथ उठा सकते हैं? कोई मर्द अपने बॉस पर तो कभी हाथ नहीं उठाता, अपने से सीनियर पर तो उसका हाथ कभी नहीं उठता जी। हाथ हमारा उस पर उठता है जिसको हम कमतर समझते हैं, कमजोर समझते हैं। जहाँ रेप होने पर लड़कियों के कपड़े को ब्लेम करके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से एस्केप किया जाता है और रेपिस्ट मेंटेलिटी वाले लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। ये ऐसे कपड़े पहनेंगी तो ऐसा ही होगा। एनसीआरबी के 2021 एनुअल रिपोर्ट ने प्रेजेंट किया 31,677 रेप केसेस देश भर से रजिस्टर्ड हुए। मीन्स हर दिन भारत में 86 रेप होते हैं। सामाजिक हिंसा तो है ही, उनके साथ साथ कई पॉलिटिशियंस के कितने चीप कमेंट्स है वुमेन के रिगार्डिंग वो आप गूगल कर सकते हो। फिल्म इंडस्ट्री में कितना आम बात है वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करना, ये आप हम सभी जानते हैं। हमारे जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर मरे हुए आदमी का भी दिल धड़क उठे, फिर तो ये जीते जागते नौजवान है, इनका क्या हाल होगा? मैं तुम्हें अपनी बाहों में मजबूती के साथ पकड़ूंगा, तुम्हें प्यार करूंगा, तुम्हारी जवानी को लूट लूंगा। आओ मेरे ऐसे भाग्य कहाँ? तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे मैं तुम्हें सम्मान दे। मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ,
ऐसे सारे सिनेरियो को एनालाइज करने के बाद ये कहा जा सकता है संविधान में जो वुमेन को इक्वलिटी दी गई है वो आज भी थियोरेटिकल इक्वलिटी है। हार्मफुल कल्चरल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड वुमेन पे रिस्ट्रिक्शन डालते हैं। लैक ऑफ एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जबरदस्ती लड़कियों का तस्करी करके उनको प्रोस्टिट्यूशन में डालना। राइटर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अराउंड 20 मिलियन कॉमर्शियल प्रोस्टिट्यूट है इंडिया में, जिनमें से 16 मिलियन वुमेन एंड गर्ल्स को जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में डाला गया है सेक्स ट्रैफिकिंग के जरिए। इंडिया की लीगल सर्विसेज ने बताया कि हर घंटे 4 वुमेन प्रोस्टिट्यूशन में इंटर करती हैं, जिनमें से 3 वुमेन जबरदस्ती सेक्स ट्रैफिकिंग के जरिए लाई जाती है, क्योंकि हजारों साल से अपॉर्चुनिटीज़ को छीना गया है, उनको एजुकेशन से दूर रखा गया है, उनके कैपेबिलिटीज़ को दबाया गया है, बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे ओबीसी वालों ST SC के साथ किया जाता था। और आज यही लोग बेशर्मी से कहते हैं कि लड़कियां कमज़ोर है, वो लड़कों के बराबर काम नहीं कर सकते। सेम भेदभाव इन लोगों के साथ किया जाता तो इनका भी यही हाल हुआ होता। अब अब्दुल कलाम के बारे में तो आपको पता ही है, वो किस तरह के इंसान थे। उन्होंने अपनी एक बुक फॉर योर फ्यूचर में कोट किया, गॉड ने लड़का और लड़की को बिल्कुल बराबर बनाया, दोनों ही जेंडर को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिली है खुद को रिप्रेजेंट करने का, अपनी कैपेबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करने का। ये बस कुछ फिजिकल डिफरेंसेस इसलिए मिले ताकि रिप्रोडक्शन साइकिल मेंटेन रहे, और ये भी रिप्रोडक्शन साइकिल मेंटेन करने के पीछे वजह था कि नेचर में एक बैलेंस मेंटेन रहे, ना कि इसलिए कि कौन घर चलाएगा, कौन डिसीजन लेगा, कौन कार चलाएगा और कौन घर के अंदर रहेगा, कौन घर के बाहर रहेगा। और यहाँ पे कॉमन सेंस की एक बात आती है कि फिजिकली तो हर कोई हर किसी से डिफरेंट है, 2 मेल भी आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है। एक का अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो एक का स्ट्रेंथ जाहिर सी बात है कम होगा, और ये कंपैरिजन का रेस ऐसा है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। और अगर फिजिकल स्ट्रांग होने से लोग ताकतवर होते तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही ग्रेट खली को होना चाहिए था। थोड़ा सा ध्यान दें कि कुदरत ने औरत और मर्द में सिमिलैरिटीज ज्यादा दी हैं, फर्क सिर्फ 2-3 है। और आपको मालूम है हमारे अंदर क्या फर्क है हमारे जिस्मों में, और ये फर्क कुदरत ने सिर्फ प्रजनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए बनाए हैं। इसके लिए नहीं बनाए कि कौन वाइस चांसलर बनेगा तो कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा और कौन मोटरसाइकिल चलाएगा, कौन खाना बनाएगा। कुदरत डाइवर्सिटी पसंद करती है, कितनी डाइवर्सिटी कि दुनिया में 7 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, मगर उनमें से 2 भी एकदम एक जैसे नहीं है। और कुदरत डाइवर्सिटी बनाती है मगर भेदभाव नहीं बनाती, वो भेद बनाती है, भेदभाव नहीं बनाती। नेचर मेक्स डाइवर्सिटी बट नॉट हायरार्की, नॉट इनइक्वालिटी। कुदरत ने कभी नहीं कहा कि हाथी चूहे से बेहतर है, गुलाब गेंदे से बेहतर है, मर्द औरत से बेहतर है या औरत मर्द से बेहतर है। कुदरत के बनाए भेद को समाज भेदभाव में, डिस्क्रिमिनेशन में, इनइक्वालिटी में बदल देता है। APJ अब्दुल कलाम सर ने वुमेन इशू को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था। वो कहते हैं कि जब लड़की आज इंडिपेंडेंट हो रही, उनके रिगार्डिंग आज अलग साजिश रची जाती है। लाइक अगर बाहर से वो ऑफिशियल वर्क के बाद घर लौटती हैं तो घर में अलग से उनके हिस्से का काम रखा होता है। उनके काम को करियर की तरह ना देखकर बस घर खर्च का एक जरिया समझा जाता है। गाँव में, एक विलेज में पंचायत ये ऑर्डर इशू करते हैं कि वुमेन शॉर्ट्स या स्कर्ट्स या फिर जींस नहीं पहन सकती। ऐसे में वुमेन ये एक्सपेक्ट करती है कि गवर्नमेंट्स उनके फेवर में बात करेंगी, उनके बेसिक राइट्स को वायलेट नहीं करेंगी। लेकिन देश में कुछ स्टेट्स के CM ये भाषण देते हैं कि इतने रेप्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लड़कियां फटी जींस पहन रही है, वो शॉर्ट्स पहन रही है। जब देश चलाने वाले इतने महान कैरेक्टर के लोग होंगे तो आम आदमी की लोग और कहाँ जाएगी। यहाँ डॉक्टर अब्दुल कलाम, बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे लोगों की बात याद आती है। कलाम साहब का कहना था जैसे कोई परिंदा एक डैन से नहीं उड़ सकता, वैसे ही कुदरत का सिलसिला मेन एंड वुमेन के संतुलन के बिना जारी नहीं रह सकता। आगे वो कहते हैं कि 21st सेंचुरी की वुमेन को स्ट्रॉन्ग एंड एजुकेटेड रहना होगा। इस दुनिया में डर की कोई जगह नहीं है, सिर्फ ताकत ही ताकत की इज्जत करती है। और बाबा साहेब अम्बेडकर का कहना था एक देश और समाज ने कितना प्रोग्रेस किया है ये चेक करने के लिए ये देख लो कि उस समाज में औरतों ने कितना प्रोग्रेस किया है। इस हिसाब से इंडिया कहाँ स्टैंड करता है आप ये देख लो। हमने 48.39% आबादी को घर बैठा कर रखा है और हम बस वुमेन को एक खिलौने की तरह देख रहे हैं, जो चाहे जैसे चाहे उसके साथ खेलना चाह रहा है। कभी पेरेंट्स, कभी सोसाइटी तो कभी गवर्नमेंट्स। देश में करोड़ों औरतों को जींस पैंट तो छोड़ो, उनको अपने फेसेस को ढकने को कहा जाता है। अभी आपने सुना है आदमियों को कहा गया तुम सिर्फ कुर्ता पजामा पहनो, तुम सिर्फ धोती कुर्ता क्यों नहीं पहनते, ये तो हमारी कल्चर है, ये तो हमारी संस्कृति है। तुम सिर्फ शॉर्ट्स ही पहनो, तुम सिर्फ निक्कर ही पहनो। बिल्कुल नहीं, एक आदमी जो चाहे जैसे चाहे वो पहन सकता है फ्रीली। बचपन से लड़कियों को ये ट्रेनिंग दिया जाता है कि सुशील दिखना है, संस्कारी दिखना है, नहीं तो तुम बुरी लड़की कहलाओगे। अगर इसका 0.5% भी हम ट्रेनिंग लड़कों को दे दिए होते तो आज रेप केसेस इतने नहीं होते। और यही वजह है कि अगर मैं आपसे पूछूं वुमेन सबसे ज्यादा अनसेफ कहाँ है तो आप बोलोगे बाहर।
लेकिन रिपोर्ट्स देखने के बाद आप सोच में पड़ जाओगे। अभी तक जितने भी रेप केसेस हुए हैं उनमें से 90% विक्टिम के पास के या दूर के जानने वालों ने किया है, और जितने भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के केसेस सामने आए हैं उनमें भी रिलेटिव्स और विक्टिम के नोन के ही लोग हैं। इससे एक बात तो क्लियर होती है कि लड़कियां सबसे ज़्यादा घर में अनसेफ है, और यही लोग जो घर में लड़कियों के लिए अनसेफ माहौल बनाते हैं, यही लोग बाहर भी जाकर लड़कियों के लिए माहौल को अनसेफ बनाते हैं। अब अगर हम बात करें वुमेन की प्रॉपर्टी शेयर में, कुछ माँ बाप अपनी बेटी को एजुकेशन देते हैं कि वो पीछे ना रह जाए, लेकिन क्या फ़ायदा उस एजुकेशन का अगर वुमेन के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं। कहीं भी बाहर किसी भी घर के नेम प्लेट में आपने किसी भी वुमेन का नाम देखा है? मायके में ये बोलकर टहला दिया जाता है कि ससुराल उनका घर है, और ससुराल में ये बोलकर टहला दिया जाता है कि जाकर अपने माँ बाप से मांग। अब ना तो मायके उसका घर रहा है, ना ससुराल उसका घर रहा है। अब वो बस अपने पेट पालने के लिए एक मेड की तरह काम कर रही है। पहले पैदा होने से पहले बेटियों को पेट में ही मार दिया जाता था, और अब हर मोमेंट पे उनको मार रहे हैं। सोच वही है, तरीका नया है। अपने सेविंग्स या पेंशन का 10% दहेज देकर बेटी को टहला देने वाले माँ बाप 90% सेविंग्स अपने बेटे के नाम कर अपना बुढ़ापे की लाठी सिक्योर करते हैं। बाकी अब उनकी डॉटर मर गई या जिंदा है उससे उनको कोई मतलब नहीं। वो डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही या कोई भी टॉर्चर सह रही, उससे हमें क्या, हमने तो अपना बोझ हल्का कर लिया। रिपोर्ट्स एंड सर्वे का भी यही कहना है, जो इंसान फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है वही इंसान सोशली इंडिपेंडेंट भी होता है, और वही इस दुनिया में सेफ एंड सिक्योर भी महसूस करता है। सोसाइटी ये मेक श्योर करती है कि लड़कियों का हाथ खाली रहे, उनके नाम कोई प्रॉपर्टी ना हो, वरना वो एम्पावर हो जाएंगी। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इथिकली टू, अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो वो दोनों में इक्वल शेयर होना चाहिए, बट सोसाइटी ऐसा नहीं करती है, जिससे औरतें कमज़ोर की कमज़ोर रहे। और ये वायलेशन है सेक्शन 15 ऑफ द 1956 एक्ट। ये सेक्शन ये बताता है वुमेन का प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार है, चाहे वो शेयर प्रॉपर्टी हो या उसके नाम का प्रॉपर्टी हो। और लड़कियों को इसीलिए फुल प्लानिंग के तहत से प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिया जाता है, ताकि वो अपने बेसिक राइट से बिल्कुल भी अनजान रहे, और उनको मार पीट कर, डरा धमका कर उन पर आसानी से कंट्रोल पाया जा सके। दुनिया के किसी भी कोने में वायलेशन इसीलिए होता है, अगर कहीं भी कोई भी कम्युनल वायलेंस होता है, चाहे आप कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुस्लिम्स का ही वायलेंस देख लो, या फिर कोई भी हिंदू मुस्लिम का वायलेंस देख लो, तो ये तो एक वायलेंस रहता है। तो इसमें ये सेक्सुअल असॉल्ट कहाँ से आ जाता है, आखिर क्यों आ जाता है, क्या वजह है इसकी कि वायलेंस के नाम पर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है? देखिए, हमारे समाज में, पूरे इकोसिस्टम में, घर में, आसपास में एक मेल जेंडर यही देखते हुए बड़ा होता है, लड़कियों का इज्जत मतलब उसका सेक्सुअलिटी, और घर वालों की इज्जत मतलब लड़कियों का सेक्सुअलिटी। हर सेक्सुअलिटी इज ट्रीटेड लाइक अ प्रॉपर्टी फॉर होल फैमिली। समाज ने इसी घिनौनी नजर से औरत का परिभाषा अपने आप को पढ़ाया है। इसमें औरतों को एक इंसान की जगह उसने एक सेक्सुअल डॉल की तरह देखा है, और ऐसे मानसिकता की वजह से 95% लोगों की सोच बलात्कारियों जैसी ही है, चाहे वो बलात्कार करे या ना करे, चाहे वो मेल हो या फीमेल। अब जैसे मेरा रेप हुआ, लोग कहते हैं कि इसकी इज्जत चली गई, और मेरी इज्जत क्यों गई भाई? मेरी योनि में किसने रखी थी इज्जत? ये पितृसत्तात्मक सोच है कि अगर मेरे साथ बलात्कार हुआ तो मेरी इज्जत गई, तो मेरे कौम की इज्जत गई। तो मैं तो आज सारे हिंदुस्तान को कहती हूँ, किसी भी लड़की की योनि में आपकी कौम की इज्जत आपने रखी क्यों? हमने तो नहीं रखी वहां पर। अगर किसी की इज्जत जाती है तो बलात्कारी की इज्जत जाती है। क्या बात है, हमारी इज्जत नहीं जाती। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ा भी चेंज लाया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को इसकी ज़रूरत है।